अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सामने अदलिया मुदाखलत का केस है और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से क्या कोई पाकिस्तान में कानून है या नहीं है, किसी कोई एसओपी के तहत उनको ऑपरेट किया जाता है या ख़ुद से जैसे उनकी मर्ज़ी है वो चलाई जाती हैं। ये वो सवालात हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में शायद कुछ ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करने में मदद दें, मुआवनत फ़राहम करें कि एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर सरकारी सतह पे वो मौजूद हो, कुछ उनके डूज़ एंड डोंट्स, कुछ रूल्स ऑफ बिज़नेस उनके तय किए जाएँ और फिर इसी तरीके से जो अदलिया के अंदर मुदाखलत वाला सिलसिला है उसको रोकने के लिए कुछ तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। ये बातें कहने को आसान है, करने को बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो हर दौर के अंदर कोई ऐसा दौर गुजरा नहीं है। जस्टिस मुनीर से शुरू कर लीजिए, नज़रिया ज़रूरत की इजाज़त से लेकर आज तक ऐसे ऐसे फ़ैसले कमाल के आते रहे हैं कि वो आईने पाकिस्तान जो है वो मोम की नाक बन जाता है, जिधर मर्ज़ी मरोड़ लें। और अदलिया पर दबाव भी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया तो 50 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट बता रही है कि नहीं, वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। कभी ऐसा दौर भी आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम के लिए दे दिए। एक मिलिट्री डिक्टेटर को यूनिफॉर्म के अंदर आइन में तरमीम करने के लिए 3 साल दे दिए। एक ऐसा तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया जिसके तहत बहरिया टाउन से प्ली बारगेन कर ली। वो बाबा रहमते कहते थे 1000 अरब बनते हैं, 460 अरब पे बाद में डील हो गई। ये मुझे समझ नहीं आया ये हमारी सुप्रीम कोर्ट थी या क्या थी, क्योंकि ऐसा तरीक़ाकार जो इनको आइन मैंडेट नहीं देता उससे तजावुज़ करके कैसे कर सकते हैं। प्ली बारगेन इन्होंने की बैरिया टाउन से, वो किस कानून के तहत की मालूम नहीं है। एक मिलिट्री डिक्टेटर को 3 साल आइन में तरमीम का इख्तियार दिया, किस कानून के तहत ये भी मालूम नहीं है। पानामा का केस आया तो इकामा उसमें से निकल आया और इकामा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया और वो किस कानून के तहत किया उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बाईपास करते हुए, ये भी मालूम नहीं है। बेशुमार ऐसी चीज़ें। 63A का जो फैसला दिया बंदयाल साहब ने, वो ख़ुद एक जज साहब ने लिखा कि ये इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो दुरुस्त लिखा उन्होंने, क्योंकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो तरीक़ाकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो कर दिया। अब जब जिसका दिल आए वो फ़ैसला कर गुजरे, वो सुप्रीम कोर्ट तो फिर ना हुई, वो फिर आईने पाकिस्तान भी ना हुआ, वो कुछ और ही हुआ। और इसी तरीके से अगर कोई मेजर कर्नल आके कोई फरमाइश करता है, कोई IB का फ़ोन करके बंदा फरमाइश करता है, तो पहले तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर भी और बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर भी इल्ज़ामात आए। फरमाइशी प्रोग्राम के तहत भी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो केस है क्लासिक एग्जाम्पल है कि बेंच कैसे तैयार किया जाए मनपसंद फ़ैसला लेने के लिए। काजी फ़ाइज़ ईसा को कैसे निशाना बनाया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और वो ख़ुद सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला देने के बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ। आजकल वैसे ही बाबर सत्तार के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। वो रिमार्क्स जो आज अदालत ने कुछ दिए कुछ मामलात के अंदर, ख़ुद कहानी बयान करते हैं कि हमारी अदलिया के साथ क्या कुछ हो रहा है। सारे जज बुरे नहीं हैं हमेशा, लेकिन सारे जज वो दबाव सहारने की उनके अंदर ताकत नहीं है, उसको बर्दाश्त करने की। जब वो आता है दबाव तो कमज़ोर इंसान है, सारे के सारे कहीं ना कहीं से या रास्ता दे देते हैं या ख़ुद अपनी जान बख्शी करवाने की कोशिश करते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा के आज जो फैज़ाबाद धरने के ऊपर बयान है वो अगर आप सुने तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि अभी चंद रोज़ पहले ही हमने प्रोग्राम में बताया था कि एक कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उस रिपोर्ट की रोशनी में जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी गई थी और कहा गया था कि पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब इतने बुज़दिल थे कि वो कोई टाइम पे एक्ट ही नहीं कर सकते और उनके एक्ट ना करने की वजह से ये फैज़ाबाद वाला सारा मामला सामने आया। लेकिन इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने वो ऑर्डर लिखा था जिसकी बिना के ऊपर इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस आए और इनकी फैमिली को कभी टैक्स के चक्कर लगवाए और कभी थाने कचहरी के चक्कर लगवाए, वो क्या कह रहे हैं कि उनकी फाइंडिंग क्या थी, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। वो कह रहे हैं जी कि जनरल फैज़ हमीद का मैंने लिख कर दिया था कि वो इस धरने के पीछे हैं, लेकिन अभी हमारे कमीशन के अंदर पूरी नून लीग की हुकूमत ने जाके बताया कि नहीं, उनको पता नहीं है कि इसके पीछे फैज़ हमीद थे। तो फिर ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता है ऐसे ही होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने भी आज बड़ी पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा जो जज हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है उसको फिर पैगाम दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हमें पता है। और ये दबाव कहाँ से आता है? हुकूमत वक्त की तरफ से आता है। हुकूमत का निशान की तरफ इशारा इसलिए है कि जो ISI भी है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करती है और IB भी करती है, तो जिम्मेदारी तो उसको उठानी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अपनी अगर वो स्पाइन ना हो, किसी जगह पे खड़ा होने की ताकत ना हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और यही पाकिस्तान का अलमिया है। सुनिए जस्टिस अतर मिनल्ला ने क्या बोला। ना कभी भी नहीं कहा, बट व्हेन द चिल्ड्रंस एंड द वाइफ्स
Yes. And family members, it is difficult in this country to speak the truth. The crime. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. The problem is the state and the state organs when they become aggressive against the judges. जो जस्टिस बाबर के साथ सतार के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, that is what happens. Then you must acknowledge that you are helpless. इतना बड़ा फैसला है शौकत सिद्दीकी का, आपने क्या अकाउंटेबिलिटी की? आपने कोई इंक्वायरी की? Why would things stop when no one is made accountable? No legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. ये बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने की है कि वज़ीर आज़म और उसकी काबीना ज़िम्मेदार होते हैं जब ये एजेंसियां काम कर रही होती हैं, लेकिन क्या वज़ीर आज़म और काबीना के अंदर इतनी ताकत होती है कि सच बोल सके? नहीं होती। मैं आपको बहुत सारे मामलात के अंदर जो खुद विटनेस किए चीज़ें, ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुँह छुपाते फिरते हैं कि इनके ऊपर किसी की नज़र न पड़ जाए। एजेंसीज़ किस लॉ के तहत ऑपरेट करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आज उठाया गया जस्टिस नईम अफ़गान की जानिब से। दिखाइएगा उन्होंने क्या कहा। जिसमें लेजिस्लेशन की बात की थी फैज़ाबाद धरने कमीशन ने कि लेजिस्लेशन करें इंटेलिजेंस एजेंसीज के मैंडेट के लिए, वो लेजिस्लेशन नहीं हुआ। उसके रीज़न भी अभी सामने आ गए क्यों नहीं हुआ। 2-3 सवाल हैं, वो ज़रा नोट डाउन कर लीजिए, अगली पेजी पे हमें असिस्ट कीजिए बेंच को, कि तीनों एजेंसीज जो ISI है, MI है, IB है, इसकी एनेक्टमेंट के लिए जब ये वजूद में आई तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो बना होगा जिसके तहत ये वजूद में आई हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो रेलेवेंट एनेक्टमेंट्स दिखाइए अगली पेजी पे कि कौन सा लॉ है जो इन एजेंसीज की क्रिएशन को डील करता है। उसके बाद इन एजेंसीज की जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और इनका काम क्या था। और तीसरी बात, विद रेफरेंस टू दी रेलेवेंट एनेक्टमेंट, ये बताइए कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई ऑफिसर बियॉन्ड अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है जुरिसडिक्शन, या किसी भी अदारे को अप्रोच करता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और एनी अदर प्रिटेक्स्ट, तो क्या एनेक्टमेंट के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उस अफसर के खिलाफ? आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका हैं, बैरिस्टर अकील मलिक हैं PMLN से, और रियासत अली आज़ाद साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वी एक्सपेक्ट कि शोएब शाहीन साहब भी शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर अकील साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आज वो बार बार फैज़ाबाद धरने के उस फैसले का भी जिक्र आता रहा, पैरा 53 का, जिसके अंदर कानून साजी के लिए कहा गया था। कुछ जजेस की ऑब्जर्वेशंस बड़ी तगड़ी थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो वो मामला आप ही की तरफ जाता है कि आप भी तो कुछ करें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहली बात यह है कि जहाँ तक IB और ISI की बात की, वो थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसकी फॉर्मेशन हुई, एंड फॉर वेरियस रीजंस। आपको पता है कि मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से पैरा 53 के अंदर जो हुक्म था कि फैज़ाबाद धरने के बाद कानून साजी करिए ताकि इन एजेंसीज को किसी दायरा कार के अंदर लाया जाए, वो तो नहीं किया आप लोगों ने। आई थिंक फॉर द शॉर्ट ऑफ टाइम जो हमारी गवर्नमेंट के पास रह गया था, बहुत कम टाइम, और आपको पता कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ और उसके बाद ये सारी सिचुएशन आई, तब मेरे ख्याल से शाहिद खान अब्बासी साहब, तो ये हमसे पहले 4.5 साल वाली हुकूमत में सवाल नहीं होता, बिकॉज वो तो एक ऐसा पेज एक्सप्लेन करते हैं कि उनका एक बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप था। आपकी हुकूमत के खिलाफ फैज़ाबाद धरना था, शाहिद खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो 16 में आपको मौका मिला, तो आपको तो सबसे पहले एक्ट करना चाहिए था। देखिए, हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे, बाकी एलाइज भी थे, हमारे साथ 16 और जमातें थी। कलेक्टिवली यू फेल्ड। आई वुडंट से वी फेल्ड, वी जस्ट डिडंट हैव इनफ टाइम to enact the legislation that was near the hour. good enough कि आप आर्मी एक्ट अमेंड कर लेते, आप वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंड कर लेते, बट इट वाज नॉट गुड इनफ कि आप वो जजेस को आज़ादी देने के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। मैं तो मलिक साहब समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लेजिस्लेटिव इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा भी कई और लॉज हैं जिसमें बेहतरी लाई जा सकती है। एज अ लेजिस्लेटर आई थिंक ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें पाकिस्तानी कौम के साथ भी इंसाफ करना चाहिए, पाकिस्तानी कौम के साथ भी जो है हमें बेहतर तरीके से जो कवानीन है उनमें बेहतरी लानी चाहिए। अगर शहबाज शरीफ साहब की वो ऑडियो कॉल जो लीक हो गई थी मलिक क्यूम को, वो सामने रखूं, या सैफुर रहमान साहब की, तो फिर तो मुझे लगता है कि आप लोगों का इसमें फेथ ही नहीं है कि जजेस आज़ाद होने चाहिए। मनपसंद का फ़ैसला लेना आपकी भी तरजीह है माजी के अंदर भी।
नहीं मलिक साहब, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखें अभी हाल ही में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह की हमने नाइंसाफ़ियाँ देखी, वेदर लीगल और इलीगल जो भी मामला चले, जिस तरह देखें आज उसी का जिक्र हो रहा है। एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम डे वन। ये अगर कहा जा रहा है कि ये तो आज अगर साहब के खिलाफ सिचुएशन कार्रवाई करनी पड़ेगी। मलिक क्यूम साहब की टेप के ऊपर मलिक क्यूम साहब अपनी जजी से गए थे, वो रियली एग्जिस्ट करती है, डॉक्यूमेंटेड टेप है। देखिए उसकी वेरासिटी, उसका जो ट्रूथनेस है, वो तो मलिक क्यूम साहब अपनी जजी से गए कि नहीं गए, ये बताइए। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिसाइड किया है। किस बिना पे किया? इसलिए कि वो फरमाइशी प्रोग्राम था, 7 साल की सजा देनी है। शौकत सिद्दीकी साहब को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट, वो देखे ना जी फैसला है फैजाबाद धरने का भी, उसमें आ गया, जनरल फैज का नाम आया हुआ है ना उसके अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट तो आज भी जज बैठा बोल रहा है। मैं तो कहता हूँ फैजाबाद से पूछ रहा हूँ, धरना कमीशन इनकम्प्लीट है क्या? उसमें जनरल फैज को बुलाया गया क्या? उसके बाद दीगर जो TLP के एहलकार थे वहाँ पे उनको बुलाया गया क्या? बाकी लोग जो शमूल थे उनको नहीं बुलाया गया, ना किसी को बुलाया गया, ना किसी पे जरा की गई। तो मैं तो कहता हूँ कि फ्रॉम डे वन दिस रिपोर्ट इज एक्चुअली इनकम्प्लीट, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। रियासत साहब आपकी इजाज़त से पहले शुएब साहब से भी पूछ ले, फिर आपकी तरफ आते हैं। शुएब साहब, जो आज जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने जनरल फैज़ का नाम लेके जो कुछ कहा, अभी फैज़ाबाद धरने के ऊपर जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो तो उससे उलट थी। वो तो था कि जनरल फैज़ ने कुछ किया ही नहीं, उसको तो बरी कर दिया। वो तो इसका मतलब है जजमेंट को तो एक कमीशन ने नलीफाई कर दिया। तो आज जज साहब चीफ तो फिर जस्टिस ऑफ जजमेंट की तो पाकिस्तान हैसियत खत्म हो गई। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। जिम्मेदार ठहराया ना, मुझे बताएं तो फिर तो जजमेंट गलत हो गई या कमीशन गलत हो गया? या कमीशन गलत है, बिल्कुल आपने खूबसूरत पॉइंट आउट किया। या कमीशन गलत है या वो जजमेंट गलत है। अगर जजमेंट दुरुस्त है तो फिर कमीशन आपकी रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। जजमेंट तो इन दी फील्ड है, उसके ऊपर कोई रिव्यू शुरू भी अब खत्म हो गए हैं। फिर तो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जजमेंट तो नलीफाई नहीं कर सकते। तो आपके पास कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो जमा कराई गई होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में बनाई गई और उनको कहा गया कि जी हम अभी कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट आज कंटेम्प्ट नोटिस जारी करके इस इश्यू को रिजॉल्व? मैं आपको एक बात बताऊं, अब इन्होंने उसको किसी और एंगल से उसको सजा देने का इरादा होगा एस्टेब्लिशमेंट का। क्यों? वजह यह है कि अगर एक दिन कोई एक जर्नैल इस बात पे बेशक साबिक सही फारिग हुआ कि उसने सियासत में मुदाखलत की है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, अगर इस बिना पे सजा हुई तो फिर आइंदा के लिए भी रास्ता आइंदा के लिए रास्ता खुलेगा। इस रास्ते को खोलने देना नहीं चाहते। तो जनरल फैज के खिलाफ उन्होंने वो एक सोसाइटी का केस खोला है। सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पूरे मुल्क की सियासत में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बड़ा? वैसे पीटीआई बेनिफिशियरी थी, आपको पता है, कोई भी चौक वाला धरना था, उसके पीछे भी आपके दोस्त थे सर, कोई भी, और फैजाबाद के पीछे भी यही इल्जाम। नदीम साहब, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आज तक मैं कहता हूं हमारा कोई अच्छा है, कोई हमारा बुरा है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इनको नहीं करनी चाहिए। जो गलत करेगा he must be punished in accordance with एक law। आपसे दरखास्त करूंगा, पता नहीं पीटीआई एज पार्टी इसमें फ्रीक है कि नहीं। अगर आप फ्रीक हैं ना तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके फ्रीक नहीं है, आप जाके बयान जरूर दीजिए कि जो डी चौक के धरने के पीछे भी थे मास्टरमाइंड उसको भी सजा दे, और जो फैजाबाद के मास्टरमाइंड थे उसके भी सजा दे। ये मेरी दरखास्त है आपसे। नदीम साहब, आपके तवज्जुह से, जिम्मेदारी से मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, जिसने जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में कोई डर्टी रोल अदा किया है, whosoever में भी, he must be punished in accordance with law and the constitution। मेरी ये आपको जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी भी दीजिएगा क्योंकि मेरे प्रोग्राम का कुछ असर होगा लोगों के लिए, तो मैं दूंगा। आजाद साहब पहले फैजाबाद को कंक्लूड कर लें, फिर बाकी जजों की तरफ भी चलते हैं। फैजाबाद एक ऐसा इशू है जैसे डी चौक वाला इशू है, मतलब एक ओपन सीक्रेट है, एवरीवन नोज इट कि उसके पीछे कौन था, लेकिन ना कमीशन को अभी तक पता नहीं चला। फायज़ ईसा ने जजमेंट दी थी और उसके बाद जो कुछ उनकी अहलिया के साथ, जो कुछ उनके टैक्स के मामलात के साथ जो कुछ उनको किया गया, वो भी एक पीटीआई की हुकूमत ने उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था। और क्यों किया था? फरमाइशी प्रोग्राम था। एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि एक जो सिटिंग जनरल है उसके खिलाफ एक जज का फैसला आ गया। क्यों आ गया? तो अब क्या होगा? नदीम साहब, एक बात ऐड भी कर दूं, मुझे बताएं इस कमीशन के सामने इनके वज़रा ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने क्या कहा है? सबसे अहम बात सच नहीं बोला तो फिर मतलब शायद खान साहब को भी नाम लेके बता, लंदन से निकलते वक्त नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अब मट्टी पाव वाला काम नहीं होगा, एहतसाब होगा। वो सिर्फ 24 घंटे के लिए था, फिर शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया, उन्होंने कहा ये नाम दोबारा नहीं लेना, उसके बाद नहीं लिया नाम उन्होंने। अच्छे बच्चे, ठीक है आजाद साहब, फिर वो इज्जत दो वाली कहानी तो खत्म करें आजाद साहब। इस मुल्क की तारीख है कमीशंस, और इस मुल्क की तारीख है कि उसकी रिपोर्ट्स
और इस मुल्क की तारीख़ जजमेंट्स, इन दोनों चीज़ों को अगर आप सामने रख के देखें, असगर खान केस और उसकी 16 साल बाद जो जजमेंट आई, उस जजमेंट की रिकमेंडेशन, केस का नाम ले लिया, असगर खान केस में क्या था? मैं वो जो बेनजीर भुट्टो वाला केस जिसमें पैसे दिए गए थे, जनरल असद दुरानी ने और जनरल बेग ने एफिडेविट जमा कराए हैं, और जनरल दुरानी का जो एफिडेविट है उसकी रोशनी में आईजीआई के अंदर जो पार्टियों में पैसे तकसीम किए गए थे, नून लीग उसमें बेनिफिशियरी है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि तारीख में बता रहा हूँ कि वो आप केस देख ले, 16 साल बाद हुआ, फिर ये धरना केस देख ले, फिर हामिद मीर कमीशन देख ले, ये सारी और वो जजमेंट्स, हुकूमतें जो भी होती हैं वो हमेशा इस साए के पीछे छुपती हैं कि इस पे भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, इस पे भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। और भाई जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो तो आर्टिकल 189 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का है कि उसके तहत बाइंडिंग फोर्स है, आपने उनको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। लेकिन आज़ाद साहब, आपने जो सवाल मैंने बैरिस्टर अकील साहब से पूछा, मेरा तो कंसर्न ये है कि मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स का फेथ ही नहीं है कि जजेस आज़ाद हों। वो आपने जिस एयर मार्शल असगर खान केस का हवाला दिया है, उसके अंदर तो सियासतदानों के अंदर पैसे तकसीम किए थे, आईजीआई बनवाने के नाम लिखे हुए हैं, कभी भी और जनरल दुरानी का एफिडेविट है भाई, कभी भी किसी अदलिया सूट नहीं करती किसी भी हुकूमत को, वो हमेशा। तो फिर कानून साजी क्यों करेंगे, क्यों चाहेंगे कि जज आज़ाद हो जाए? वो चूंकि उस सिस्टम के बेनिफिशियरी होती हैं और उनके सताए हुए एग्रीव्ड लोग अदलिया में जाते हैं और वहां से इंसाफ मांगते हैं, वो हुकूमत के खिलाफ जजमेंट्स आती हैं। चूंकि एग्जेक्टिव हमेशा ज्यादती करती है, तो जब एग्जेक्टिव ज्यादती करती तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जितनी अदलिया जहां पे वो फैसले आते हैं तो वो तो उनके खिलाफ आते हैं। वो तो कभी भी नहीं चाहते, वो तो चाहते हैं लूली लंगड़ी अदलिया पाकिस्तान के अंदर हो, जिसको हम जिस मर्जी है उसको ट्विस्ट कर ले और जिस मर्जी है उसको आप चला ले। अदलिया तो कभी भी सूट नहीं करती हुकूमतों को। बैरिस्टर साहब, अब आपने कानून साजी करनी है या इंश्योर करना है कि कैसे इंडिपेंडेंस इंश्योर की जाए। जस्टिस सदन मनीला के अगर आपने रिमार्क्स सुने हो तो आपको तो एकदम से खौफ आएगा। वो कह रहे हैं ये रिमार्क्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी बात की उन्होंने। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऐड कर लूं, वो भी बैरिस्टर साहब से रिलेट करता है, इसलिए आप ये सवाल भी देखें। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के साथ जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हो रहा है और उसके पर्सनल वो डॉक्यूमेंट्स जो फ्लोट किए गए हैं, क्या एग्जेक्टिव की ये भी जिम्मेदारी नहीं है कि उन लोगों को भी डिग आउट करें, उनके खिलाफ एक्शन लें अकॉर्डिंग विद लॉ? मैं सर इस पे आपको थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूं। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। सबसे पहले जस्टिस अतहर मनीला साहब की अगर बात आप करते हैं तो ये उन्हीं का चीफ जस्टिस का दौर था जब शौकत अली सिद्दीकी साहब ने ये सारा मामला उठाया था। तो इनके सारी कासी साहब थे उस वक्त, कासी साहब, लेकिन अतहर मनीला साहब सीनियर प्यूनी जज थे। उनके भी नोटिस में ये बात आई होगी, आई एम श्योर, एज बीइंग अ लर्नड कॉलीग अमंग्स देमसेल्व्स। तो पता सबको होगा, ये पता नहीं था तो ये बात मानने वाली नहीं, ये तो मानने वाली बात नहीं है कि पता ना हो। चीफ जस्टिस कासी साहब थे। लेकिन बात ये है नदीम साहब के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की इनकी भी पार्टी बात करती है, हमारी भी पार्टी बात करती है, दीगर जमातें भी बात करती हैं। लेकिन अगर इनको मौका मिला था 4.5 साल में, जिस तरह इन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया अपने नेफेरियस डिज़ाइंस को इंतकाम तक पहुंचाने के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल करके, देखें ना, अब वो दूसरे मलिक साहब थे, जज अरशद मलिक साहब, वो उनका भी आपको पता है कि जिस तरह इनकी दौरा हुकूमत में इस्तेमाल हुए। साकिब निसार साहब थे, जिस तरह उनके साथ उन्होंने जिस तरह एक नेक्सस बनाया, दुनिया में नहीं है। देखिं वो नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन आपकी जमात ने भी कोशिश की कि उनको बाजू में रोड के मर्जी कर ले, लेकिन जो तगड़े थे ना वो जीत गए। वो बाहर जो तगड़े थे बाहर आ गया। उनकी वीडियो बयान नहीं आया, उनकी वीडियो भी है, वीडियोस भी हैं दोनों तरफ की, जो ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो इस्तेमाल की थी ना, उसको वो इन्होंने भी कोशिश कर ली, दूसरों ने भी कर ली, जो तगड़ा था उसमें जीत गया। ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह देखें वेस्ट में, बड़ा सीरियस मामला है, वैसे बड़ा सीरियस मामला है, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी रेगुलेटरी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव पावर्स एक्ट है, वहाँ पे मौजूद है। ये अगर फ़ोन टैपिंग की मामलात की बात होती है तो इस चीज़ को रेगुलेट होना चाहिए। मामला तो देखे ना, तो क्यों नहीं अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का पीडीएम के दौर में शहबाज साहब की एज प्राइम मिनिस्टर उनकी मरियम के साथ ऑडियो बाहर आ गई थी, तो क्या उसके बाद आपने कुछ रेगुलेट करने के लिए कुछ किया? देखें, हम तो ये कहते हैं ना कि हम भी इस सारे चीज से डसे हुए हैं। क्या हमारी ऑडियो वीडियो बाहर नहीं आई? इमरान खान की क्या ये ऑडियोज आई? बिल्कुल आई। फिर कलेक्टिवली डिसाइड करें ना। मैं तो यही कहता हूं कि इसको वंस एंड फॉर ऑल अगर करना है
तो इस सारे मामले को वंस एंड फॉर ऑल आज करें। वो जज लेकिन साहब की आपने ऑब्जर्वेशन नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि किसी से बात करनी हो तो कहते हैं फोन साइड पे रखो, फोन साइड पे रखो, बात कमरे में जाके बात करें। हम पास रखते हैं जी, हम कहते हैं लाइव प्रोग्राम में सुन लो। जज साहिबान को भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। देखिए ना, वो प्रेशर की बात होती है कि हमें इंटरफेरेंस की जाती है, तो व्हाट अबाउट द इंटरफेरेंस? ये मेरे भाई हैं और बार के प्रेसिडेंट हैं, तो ऑब्वियसली इनको भी पता होगा। ये 4-10 वकील, हम लोग सारे, मैं खुद वकील हूँ, अब हमें थोड़ी सी बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होती है, हम लोग पहुंच जाते हैं। सर यही इसी तरह मामला है ना, तो इंटरफेरेंस एट ऑल लेवल्स शुड बी स्टॉप्ड देन। ये नहीं कहा जा सकता कि आप रुकेंगे तो रुक जाएगी, आप रुकेंगे नहीं तो नहीं। उनके ऊपर एलिगेशन पहले तो आप अपने आप पे कदगन एलिगेशन लगाएं, पहले आप अपने ऊपर कदगन लगाएं कि हमने आइंदा से काम नहीं करना। वकीलों पे इल्जाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वकील जाकर इल्लीगल एंड मिसयूज ऑफ आजाद साहब को कह लेने, फिर आप दो चीजें इस पे अर्ज करना चाहता हूँ। जो खत थाना अदलिया ने लिखा है उस पे उन्होंने कहा कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स के लिए हमें रहनुमाई की जाए। अख्तियार तो उनके पास है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है, 204 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1970। मैं एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट वैसे आजाद साहब कमजोर निकली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जजों ने खत लिखा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को, तो चीफ जस्टिस को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है, उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए। लेकिन मैं ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं, मैं दो चीजों को आंसर करना चाह रहा हूं, मुझे मौका देना प्लीज। कि एक तो हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स दिया जाए, यानी वकला बार जो है ना, मैं समझता हूं कि वो हमेशा इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देते हैं। हमारे एक वकील साहब के साथ कहीं इलीगल या ज्यादती या जुल्म हो जाता है तो बार भी खड़ी होती है, पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी भी। मेरी मारने कुटने पहुंच जाते हैं वकीलों को, मैं आपके सवाल को बाद में इसको आंसर करूंगा। दूसरी बात, अदलिया भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहती, आपने कहा ना कि कमजोर निकली, मैं कहता हूं उन्होंने दलेरी की। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 6 जजेस ने, 6 जजों ने दलेरी की। 6 जज हाई कोर्ट को जब उन्होंने खत लिखा था, हाई कोर्ट एज इंस्टीट्यूशन जो था उसने कमजोरी दिखाई। वो ये कहते हैं कि हमें ये रहनुमाई करे कि हमने इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्ड कैसे करना। क्यों? इसलिए कि अगर एक जज स्टैंड ले जाता है और कल को पता चलता है उस जज को घर भेज दिया जाता है, तो ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है। शौकत अजीज के साथ किया था, तो फिर यही इसलिए उन्होंने लिखा है कि आप हमें कोड ऑफ कंडक्ट दें। ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, भी फिर मैं वकीलों की बात ब्रेक ले लें, हमारे साथ जाते हैं और क्या होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शुएब साहब आपसे आगाज़ करूंगा। जो 6 जजों का ख़त है वो एक मौका फराहम करता है कि हम अदालत के अंदर जो कुछ खेल कूद 70 साल करते रहे, अब आइंदा से बाज आ जाएँ, सीधे रास्ते पर अदालत को भी आने दें और निज़ाम हुकूमत को भी आने दें। कुछ मेरे ख्याल में ब्रॉडर बड़ी बहस होनी चाहिए इसके ऊपर, पार्टीज़ के लेवल पर भी, पार्लिमान के अंदर भी, और सीधा रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, आपने बड़ा खूबसूरत बात इसमें कूजे में बंद कर दिया है कि नाउ गो अहेड, आगे चलो यार। इस मुल्क को, इस 25 करोड़ आवाम को और हमारे बच्चों को और उनके मुस्तकबिल को क्या हमने इसी तरह यहाँ गंद में रोंदना है? जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ नहीं होता वो ना मुआशरा है, वो तो जंगल हुआ, वो तो जंगल का कानून हुआ ना, वो मुआशरा तो ना हुआ, ना कोई सिविलाइज सोसाइटी हुई। आज भी वक्त है, आज भी वक्त है, तमाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी मुक़्तदरा भी, हमारे जजेस भी एक बात मुतहैया कर लें, हमने कम से कम सारी चीज़ें एक तरफ कर दें, इंसाफ के निज़ाम को इस गंद से दूर करना है। निज़ाम इंसाफ में जो मसनद आला पे बैठे हुए हैं, मुझे आज काजी साहब की जो गुफ्तगू हुई ना, उसमें भी बड़ी मायूसी हुई। मैं बैठा रहा हूँ 2-3 घंटे, रियासतजाद साहब भी थे, घुमा फिरा के एक ही बात, मेरे ज़माने में कुछ नहीं हुआ। सारे जजेस कह रहे हैं कि ऑन गोइंग प्रोसेस है इंटरफेरेंस, लोअर जुडिशरी कह रही है कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। अच्छा, काजी फायजी साहब के बयान के अंदर जो एक पहलू वो नज़रअंदाज कर देते हैं, वो कहते हैं कि मेरे वॉच के नीचे कुछ नहीं ऐसा हुआ। भाई खुद आपके साथ जो कुछ हुआ था वो किसने किया था? बड़ी बात क्या होगी? खुद काजी फायजी साहब के साथ जो कुछ हुआ था वो भी तो हुआ था ना, तो इससे रियलिटी। चले आप वहां, बार बार कही जाते हैं कि मेरी वॉच के नीचे कुछ नहीं हुआ। नदीम साहब मुझे ये बताएं, वहां से आप एहतसाब का सिलसिला शुरू करा दें। और आज ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो कुछ लिख के दे रही है। जो पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा है वो तो आंखें खोलने का मतलब बंदा परेशान हो जाए कि उनकी बात ना माने। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो लिखा है, यानी पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है इनकी बात ना माने तो अफगानिस्तान के नंबरों से हमें थ्रेट आती है, लाइव थ्रेट आती है। और वहाँ के जो हालात हैं आपको पता है, उसके बावजूद अगर ऐसे जजेस काम कर रहे हैं, हमें उनको तो सलूट सलाम करना है। मगर हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी हुकूमत, सर ये वैसे एस्टैब्लिशमेंट को
इल्ज़ाम देना चाहिए जहाँ वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम देने से पहले वो जो हमारे सियासी लोग काम करते हैं ना, उसके ऊपर हम बहस कम करते हैं, क्योंकि वो हम कहते हैं वो तगड़ा है, इसने कर दिया, इसने, ये सारे इशारा करके ना जान छुड़ा लेते हैं। वकार सेठ के ऊपर जब उसने फैसला दिया, अब दुनिया में नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, 2 वज़रा ने बैठ के आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गलत किया, उसका कहा था दिमाग खराब है, ज़हन तवाज़ुन ठीक नहीं है। क्यों किया था? मैं इससे ज़्यादा तो शर्मनाक पहलू ही कोई नहीं था कि किसी जर्नैल के ऊपर फैसला लिखने की हिम्मत नहीं होती। वंडरफुल जज, मैं तो उसके ऊपर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? आप ही की पार्टी जिसने भी की गलत की, घटिया बात की है, तो ये सूरत हाल है, उसको कंडेम करता हूं। देखिए एक बात है, निज़ाम इंसाफ वो चीज़ है, जब तक उसको प्योरीफाई नहीं करेंगे हम मुआशरे में आगे चल ही नहीं सकते। कानून की हुक्मरानी, निज़ाम इंसाफ की बेहतरी, जब तक ये दुरुस्त नहीं होगा, आप फरिश्ते यहाँ ले आओ, आप मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैं नदीम साहब आखिरी बात, 1000 साल की तारीख उठा लो, मैं तारीख का एक छोटा सा तालिब इल्म भी हूँ, पढ़ता रहता हूँ इस मौजू पे। कोई मुआशरा और कोई कौम आज तक, कोई मुल्क ने तरक्की नहीं की जहाँ निज़ाम इंसाफ दुरुस्त नहीं था। आज़ाद साहब, सर आप पुलिस वालों को मारने पहुंच जाते हैं, सड़कों के ऊपर धमाल डाल रहे होते हैं, कई कुछ आप कर जाते हैं, जजों के लिए भी कुछ करें। देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि पुलिस को तो हम नहीं मारते, पुलिस हमेशा ज्यादतियां करती है, वुकला के साथ बहुत ज्यादतियां करती है। आपने देखा कि कोई ऐसा ऑफेंस, आज देखिए आप लाहौर में, पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पे 780 की FIR है, वुकला जरा सी कहीं बात हो जाए तो 780 की FIR होती। आपको पता है गुलाम हुसैन केस जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, उसने 780 को डिफाइन कर दिया कि 780 का जुल्म तो वुकला के साथ होता है ना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कहें ना 780 की एक डिस्क्रिप्शन दे दें, जजमेंट है ना, लगा देते हैं। उसमें गुलाम हुसैन केस में होल्ड कर दिया गया, उसके अंदर कोई ऐसी एम्बिगुइटी है ही नहीं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, आपको पता है इमरान खान, असद उमर, इन सारों के ऊपर 780 लगी। मैं कहता हूँ आज भी हो रही, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वुकला एग्रीव ने, आपने जैसे बात कहा ना कि मारने पहुंच जाते हैं, वुकला के साथ तो पुलिस इतनी ज्यादतियां करती है, जहां उनका केस बनता है वहां पे FIR काले कोर्ट वाले बड़े खतरनाक हैं, उसमें SOP बना काले कोर्ट वाले बड़े खतरनाक हैं। नहीं, ये जरूर है कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, जजों के लिए नहीं खड़े होते आप, अपना हक मांगते हैं, जजों के लिए नहीं खड़े होते। आज आप देखें कोर्ट रूम नंबर 1 खचा खच भरी हुई थी वुकला से, पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से वुकला थे, वुकला तंजीमों के नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे, सब ने पिटीशंस फाइल। हम ये किस लिए खड़े? हम आज़ाद अदलिया के लिए खड़े ना। हम चाहते कि इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल सिर्फ आज़ाद अदलिया है, और आज़ाद अदलिया होगी तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी होगी, आज़ाद अदलिया होगी तो इस मुल्क की मैशत भी बेहतर होगी, आज़ाद अदलिया होगी तो लोगों के अंदर इंसाफ होगा। वैसी आज़ाद भी नहीं होनी चाहिए जो वो कहती है स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन रोक दो, रेकोडेक क्यों दी थी इसको रोक दो, कारके क्यों किया उसको रोक दो, तो जो उनका एरिया नहीं है उसमें जाना भी नहीं चाहिए। भाई ये दुरुस्त है, कई जजमेंट्स ऐसी हैं गलत भी होती, इसीलिए वो ऊपर जब असेल होती सेट साइड भी हो जाती है। 11 अरब डॉलर की फकी हमें लगी थी उसमें रेकोडेक में। मैं ये नहीं कह रहा कि 700-800 मिलियन डॉलर की कारके में, स्टील मिल में 400 अरब चला गया, आप लोग बजे से जज साहब घर चले जाते हैं। तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते अपहेल्ड होते और सुप्रीम कोर्ट उसको सेट साइड कर देती, नीचे के तमाम फैसले वो गलत होते तो सेट साइड होते। सुप्रीम कोर्ट खुद जो ये पंगे करती है वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या रेकोडेक के ऊपर किसी को होल्ड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मुल्क के ऊपर ये पेनल्टी? बिल्कुल, अगर कोई गलत है, लेकिन इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है ना, ऐसा लॉ नहीं है, ऐसा लॉ नहीं। आप मुझे बताएं कि एक किसी भी मुल्ज़म की नीचे जमानत खारिज होगी, ऊपर खारिज होगी, या नीचे सजा होगी, ऊपर भी सजा अपहेल्ड होगी और बाद में बरी हो गया, तो जितना अरसा जेल में रहा है उसको कौन कंपनसेट करेगा? कोई ऐसी रेमेडी नहीं, कोई ऐसा लॉ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लॉज होने चाहिए, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में जजेस आ जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोसीड और डिपार्टमेंटल एक्शन भी होना चाहिए अगर उसका फैसला रिवर्स होता है। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी होनी चाहिए, आपकी सर होनी चाहिए। मैं रूल्स वजह करें वो 11 अरब डॉलर की फकी है जो रेकोडेक वाली है, एब्सोल्युटली। और अगर हम नहीं कंप्लीट करेंगे तो 18 मिलियन डॉलर हमें वो डलेगी पक्की। भाई किस बिना पे फैसला किया था? तो एब्सोल्युटली यही देखे ना, हर इदारे को अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रेंट में और उसके पैरामीटर्स में रह के काम करना है। मेरा सर इसमें बड़ा एक प्रिंसिपल स्टांस है। देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज़ व्हाटसोएवर। हाउएवर एट द सेम टाइम जजेस को भी ये देखना है कि एग्जीक्यूटिव के मामलात में, जिस तरह आपने जिक्र किया रेकोडेक का जो इतना बड़ा खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, अब तो हो गई है, बट वो किस तरह, वो डील भी किस तरह हुई है वो आपको भी पता है कि मतलब अगर हम वो डील ना पाए तकमील तक पहुंचाएं तो लेने के देने पड़ेंगे। लेकिन एट द हैविंग सेड दैट, अब बात यह है कि जुडिशल इंटरफेरेंस में तो मैंने आपको एक प्रिंसिपल स्टांस बताया, लेकिन ये वही जजेस हैं और ये वही इज्जतमाब अदालत है जिसमें आप आज देखें तो पिछले साल 4500 केसेस का
इजाफा इनका जो है इस साल। और जो जेल अपील्स हैं 350 जेल अपील्स के अंदर, मतलब वो जेलों में बैठे हुए सारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं, मुंतज़िर हैं इंसाफ के लिए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी जजेस की असामियां खाली हैं। उसके सर साथ ये भी देखें ना, 21,000 सर ये भी देखें तैनाती क्यों नहीं करते? ये मैं उसी पे ही आ रहा हूँ ना। देखिए तैनाती हो रही है 21,000 मुख्तलिफ अदवार हुकूमत, हाई कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें देखें मेरा ख्याल में 60 जजेस हैं, उसके अंदर अभी तक जजेस की तैनाती की कमी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट की और जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी अच्छा 40-50 सीटें शायद खाली पड़ी। मुझे एग्जैक्ट सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन 17,400 समथिंग केसेस जो है उसमें इंक्रीज आई है। ऐसे ही तो नहीं जुडिशल इंडेक्स पे जो है हम 130वें नंबर पे 142 में से। तो बात यह कि जजेस को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में रह के काम करना है जिस तरह एग्जीक्यूटिव को काम करना है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू इंश्योर कि हर इदारा अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट में काम करेगा, that's the only way पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तैनाती का तरीकाकार उसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए और आपको उसको होनी चाहिए, करना चाहिए। और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें पार्लिमानी ओवरसाइट के साथ साथ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट मुसलसल होनी चाहिए। सर उसके ओवरसाइट के साथ साथ मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का इनपुट भी जरूरी है उसमें, बजाय इसके कि हम पार्लियामेंट को इनपुट ना लेके आए। वेलकम बैक। शुएब साहब, अब इस मामले का कोई नतीजा खेज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक जो ऑर्डर है वही लाया अमल तय करेगा कि ये डायरेक्शन आ जाए कि ये कानून होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, क्योंकि और तो मुझे समझ नहीं आ रही। इम्पावर्ड सुप्रीम कोर्ट भी है, इम्पावर्ड हाई कोर्ट्स भी हैं, पार्लियामान तो सारा कुछ बनाने वाली है, लेकिन किया अभी तक किसी ने कुछ नहीं। देखिए सबसे बुनियादी काम है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनाना चाहिए। ये वो चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस परहैप्स इज एन इशू। नहीं, अब तो मौजूद हैं, सिवाय 1 या 2 जज कह रहे नहीं अवेलेबल, अगले हफ्ते में वो भी आ जाएंगे। या अफरीदी वैसे या अफरीदी साहब ने माजरत कर ली, मगर बाकी तो सारे जज आ सकते हैं ना। देखें ये किसी के खिलाफ नहीं कर रहे ना किसी के हक में कर रहे हैं। आपने एक प्रिंसिपली एक इशू को फाइनली डिसाइड करना है और इंस्ट्रक्शंस देनी है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है, रूल्स बनाने हैं, ताकि आइंदा के लिए इसके ऊपर देखें। एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि इस पर कानून साजी करें, कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। कौन सा कानून इजाज़त देता है कि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उठ के अदलिया के मामलात में इंटरफेयर करे? कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम लॉ है ना। जस्टिस सतम निल्ला ने भी ये बात की, लेकिन कानून अगर बना के उसके अंदर कुछ तरीका कारवजा कर दिया जाए तो उसमें भी मज़ाइका नहीं। सर देखें कानून क्या बनाएंगे कि आज के बाद पनिशमेंट तय कर देंगे। नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं बाय लॉ उनको बार कर देंगे, और अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो उसकी सजा का तयन होगा। ऐसा कर लें, इंटरफेरेंस तो कर नहीं सकते। देखें उनके अपने आइन में है कि आप किसी मामले में मुदाखलत नहीं करें सिवाय सिक्योरिटी के, आप बॉर्डर्स पे जाएंगे, ठीक है, ना सियासत में, ना अदलिया में, ना किसी में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आईबी भी तो है ना, आईबी सिविलियन ऑर्गन है, उसको भी आपको किसी ज़ाब्ते के नीचे लाना पड़ेगा। आपके ख्याल में वो ये फोन टेप नहीं करते? देखें कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। पूरा सिस्टम कानून मौजूद है। मैंने इस पे केस किया था। 9/11 के पास वेल इक्विप्ड है ये एजेंसीज, आप सबके फोन ट्रैक करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। गलतफहमी में ना रहिएगा कि ऐसा ही करती है, खाली आईबी नहीं करती, आईबी वाले उससे ज्यादा तगड़े हैं। लेकिन सर इसमें कानून मौजूद है। आप पहले इजाजत लोगे हाई कोर्ट के जज से, हम इसकी टेपिंग कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर सजा लिखी हुई है, जो इलीगल ये काम करेगा, किसी की फोन टैपिंग करेगा, उसकी सजा है। 100% तो आजाद साहब अमेरिका में भी खत्म हुई, यहाँ पे भी नहीं खत्म होनी, लेकिन कोई तरीकाकार होना चाहिए, कोई ज़ाब्ता होना चाहिए। अमेरिका में है इंटेलिजेंस कमेटी के ऊपर ओवरसाइट कमेटीज़ हैं, वो उनको बुलाते हैं, कांग्रेशनल हेयरिंग में सवाल जवाब करते हैं। हमारे यहाँ ये डर के मारे उनकी तारीफ़ें करते हैं, अगर कोई गलती से बुला लेना तो सारे जिन्हें शहबाज शरीफ से शुरू होते हैं कि जनाब बाप की वजह से पाकिस्तान आज महफूज है, हमारे बच्चे चैन की नींद सोते हैं, उसके आगे नहीं जाते हो। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इनकी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के अंदर लिख दिया गया है, ये जो कुछ होता है ये बियॉन्ड द स्कोप है, बियॉन्ड द लॉ है, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है। शुएब साहब ने फुल कोर्ट की बात की, मैं इनसे इस पॉइंट की हद तक मैं एक थोड़ी सी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, चूँकि मेरा हक है कि मैं एग्री या डिसएग्री करूँ। फुल कोर्ट अगर बनती है, आज एतजाज साहब ने भी ये बात मेरे वाली की, जो हमने भी इसमें हमारा भी स्टांस है, वो ये है
कि जी 6 जजेस अगर सुन रहे हैं तो वो दुरुस्त है, इसलिए कि चूंकि सुओ मोटो जो है वो 184(3) के तहत जब सुना जाएगा तो एक ना एक शख्स के खिलाफ जजमेंट आएगी, तो जो एग्रीव्ड शख्स होगा, हम पहले भी डिमांड करते हैं वो अपील, इसलिए वो नहीं हो सकती कि जी मतलब आप फुल कोर्ट बिठा देंगे तो अपील से एंड पे बिल्कुल लास्ट आ गए कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लाइक आई सेड उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई लीगल लकूनाज हैं उनको फिल इन होना चाहिए। जहाँ पे फ़ोन टैपिंग की बात की, वहाँ पे ऑब्वियसली अगर कोई लॉ में गैप्स हैं वो फिल डेफिनेटली हमारी हुकूमत इंशाल्लाह करेगी भी। बाय लॉ बैन कर, बाय लॉ बैन कर। देखें, जहाँ पे आपने लास्टली जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि 6 जजेस सुन रहे हैं, बार काउंसिल्स की अभी आनी है, जो उन्होंने अपनी जब मुजावजात वगैरह देनी है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस वो आ जाएंगी। 7 तारीख को लगा हुआ है ये मामला, 7 तारीख को देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज की हेयरिंग के बाद आई कैन सेफली से कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दे वांट टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर एंड लेट देम डिसाइड कि अगर वंस एंड फॉर ऑल इस पूरी सिचुएशन को वो क्लोज करना चाहते हैं तो लेट देम डू इट। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दुआई मांगता हूं कि ये सारी बातें करके ना यहाँ तक हाइप आ जाती है, उसके बाद फैसला अच्छा सर फैसला अच्छा आना चाहिए, फैसला। आज पूरी प्रोसीडिंग के दौरान जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की CP नंबर 12 था, उसके अंदर हमारी प्रे ये थी कि इसको डिग आउट किया जाए, प्रोब किया जाए और जो इसके अंदर मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस हवाले से कुछ नहीं हुआ। अगर ये सिर्फ आउटपुट एक लाइन कहनी है तो और उसको वो करना है तो मैं ये कहता हूं कि इस वक्त डिटर्मिनिंग मोमेंट है, डिफाइनिंग मोमेंट है। अब ये अदलिया की जिम्मेदारी है, कौम इनकी तरफ देख रही है, वाहिद या आज कुछ कर लें, नहीं तो फिर कल शिकायत ना करिएगा। ना सिर्फ ये शिकायत ना करें, कौम ना इनको माफ़ करेगी ना तारीख इनको माफ़ करेगी। शोएब शाहीन साहब और रियासत अली आज़ाद साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।